हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पे। आप पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री इतिहास का अध्याय 5 विश्व मैम के साथ में, और जिसका नाम है चैप्टर का राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है ना, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछला तुमने क्या, आज के चैप्टर में हम देखेंगे राजा कैसे बनते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी, जनपद कैसे थे, कौन कौन से थे, महाजनपद कैसे बने, है ना, टैक्स कर क्या था, क्या हिसाब था इसका, कृषि में परिवर्तन कैसे आया। ठीक है, मरकज के बारे में, बच्ची में, इस सब के हमें बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। आपका यहाँ स्टार्ट होता है। इस कहानी को भी हम एक बार देख लेते हैं। छोटा सा है कहानी, छोटी सी लिखी है कि चुनाव का दिन है। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकर जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने, हमने सिर्फ जो ऋग्वेद का पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना कि राजा कैसे बनते थे वे लोग। तो जो आपस में जो उनका जो समुदाय था, उनका कबीला, उनका जन, ठीक है ना, तो वे लोग आपस में ही सलाह मशवरा करके, ठीक है ना, और सबसे जो मतलब योद्धा कुशल थे और जो बेहतर होते थे उनको ही वे लोग चयन करते थे राजा बनने के लिए। ठीक है, और इसमें हमने देखा है कि चुनाव के बारे में हमें बताया जा रहा है, हमें पढ़ने को हम पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अब हम जो अभी के समय में हम क्या करते हैं, अपने राजा को चुनने के लिए जाते हैं अपने, जैसे हम आजकल पीएम, हमारे देश में अब क्या है, पीएम होते हैं, ठीक है, सीएम होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उनको चुनने के लिए हमें कौन सा पीएम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने वोट डालने जाते हैं। ठीक है, वोट जो केंद्र होता है वहाँ जाते हैं, वोट डाल के आते हैं, अपने पसंद के राजा को चुन लेते हैं। तो वही हमारे देश पर शासन करते हैं। ठीक है, किंतु पिछले समय अब हमने लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे यह तो जानना होगा ना। तो यह जानने के लिए हमें यह चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर में हम इसी की जानकारी दी गई है। अच्छा, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, जब ऋग्वेद में पढ़ा था, ऋग्वेद में जन था, याद है ना, हमने ऋग्वेद में पढ़ा था चैप्टर जन का। तो उसमें राजा कैसे बन जाते थे, लोगों द्वारा चुने जाते थे, वे राजा होते थे। ठीक है, उनकी ना तो स्वयं की सेना होती थी और ना वे लोग टैक्स करते थे। ठीक है, और पशुओं के लिए युद्ध होता था, रथों के आपके घोड़ों के लिए, ज़मीन के लिए युद्ध होता था। ठीक है ना, तो जब वे लोग जब ज़मीन की इन सब के लिए करेंगे, ना तो उनका महल था, ना तो उनकी खुद की सेना थी। अब जब उनकी खुद की सेना ही नहीं थी तो कैसे जाके दूसरे राज्य पर विजय हासिल करेंगे, दूसरे राज्य में अपना शासन स्थापित करेंगे। अगर शासन स्थापित नहीं करेंगे तो कैसे अपने रोजगार को बढ़ाएंगे ना, सेनाओं को देंगे, उनके लिए काम काज सब बढ़ेगा, तब ना वे लोग टैक्स लेंगे। तो टैक्स पे कहाँ, जब वो खुद ही नहीं बढ़ेंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा, कर कहाँ से मिलेगा उनको, है ना, कर की पता कहाँ से चलेगी। जब हम आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ों को मतलब अपने हासिल करते हैं, तब हम जाके टैक्स ले पाते हैं ना। जैसे कि अभी देखिए हमारे यहाँ पे अभी हम लोग इतने सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, तो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, यानी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा देश इतना विशाल है, इतना बड़ा है, हमारे पीएम, ठीक है, अब वो पूरे देश में इतना व्यापार सभी लोग करते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं, चाहे फिल्म सिटी से हो, चाहे वो किसी भी व्यापार से, उद्योग से, स्कूल जो व्यवस्था है वो नहीं भरते, वो भी भरते, दुकानदार हम तक भरते हैं, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, हम सब जो लेते हैं सब भरते हैं। ठीक है ना, तो परंतु जो पहले जो जन व्यवस्था था वहाँ पर टैक्स नहीं भरते थे। ठीक है ना, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना, ठीक, मेरे समझाने पर। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद के बाद में
3000 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया, अब उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे, कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये चेंजेस क्या थे वो हम पढ़ेंगे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। अब जो 3000 साल में जो परिवर्तन आए हैं, और उन परिवर्तन में क्या है कि वे लोग यज्ञ करने लगे, यज्ञ करके राजा बनने लगे। अब इस समय में एक यज्ञ होता था जिसे हम कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। यह ऐसा आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, उसे वहाँ अश्वयज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। जो उनका जो राजा थे ना, वो यज्ञ करते थे। यदि यज्ञ करने के बाद में जो उनका जो घोड़ा था उसे वे स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देते थे, ठीक है। और उसके साथ में कुछ सैनिकों को भी छोड़ देते थे, ठीक है ना, देख में छोड़ते थे, ठीक है। अब उस घोड़े को जो रोकता था तो उस व्यक्ति को या उनको अश्वमेध यज्ञ में जो राजा जो मतलब जिन्होंने यज्ञ किया, जिन्होंने छोड़ा, जिनका घोड़ा था, उनके साथ में युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। यदि वो जीत जाते थे तो वे राजा बन जाते थे, नहीं तो राजा वही रहते थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपको एक बात बता दो, जो अश्वमेध यज्ञ जो है यह ऋग्वैदिक काल की भी परंपरा थी, उस समय में भी यह होती थी, ठीक है। तो ये हम जाके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हमने खाली कल के जो चैप्टर में हमने खाली इंट्रोडक्शन लिया था ऋग्वैदिक काल का, किंतु ऋग्वैदिक काल के और भी डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी यह परंपरा थी अश्वमेध यज्ञ की। अब कंफ्यूज ना हो, इसलिए जितना बताया गया था कल के चैप्टर में अध्ययन, उतना ही मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब जो यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ जो राजा करते थे तो वे बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित करते थे। अब जितने राजा भी आते थे वे सब के सब इन राजा के लिए उपहार कुछ न कुछ लाते थे। अब यह मानते हैं सब लोग कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा वह बहुत ही ज़्यादा धन संपदा से संपूर्ण होगा, तभी तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है ना। उसके पास बहुत धन संपदा, बहुत राज्य, बहुत प्रसिद्ध राजा होगा, ठीक है। तो उस प्रसिद्ध राजा के लिए अन्य राजा थे, वे सारे के सारे उपहार लाते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ, आप इसको ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। अब अश्वमेध जो यज्ञ होता था उस समय में जो राजा जो बैठते थे वो कहाँ बैठते थे, बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में राजा के सारथी ही उसका सहचर होता था, ठीक है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा, इसके ऊपर जो गए थे, यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि राजा का जो सारथी था उसका सहचर होता था। ये के अवसर पर वह राजा के ये सहचर जो होता था उसका सारथी, वही विजयों तथा राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, ठीक है। ये सहचर जो उनके साथ रहता था रसो वो राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा की जो रानियाँ एवं पुत्र जो थे वे भी छोटे छोटे अनुष्ठान साथ में करते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि राजा तो ये यज्ञ करते ही थे, साथ में उनकी रानी और उनके पुत्र भी छोटे छोटे अनुष्ठान में सहयोग देते थे, वे भी स्वयं भी करते थे, ठीक है। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना भर था। अब जो यज्ञ में जितने राजाओं को आमंत्रित किया जाता था ना, उनका काम बस इतना ही था
कि वे आराम से बैठकर यज्ञ में जो प्रक्रिया होती थी कैसे करते थे वे यज्ञ, उनको सिर्फ देखते थे वे लोग बैठ कर। ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहितों पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। अब राजा के ऊपर वे क्या करते थे, पुरोहित यानी कि जो पूजा करवाते थे ना, ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था ना, यज्ञ होते थे तो वे लोग यज्ञ करवाते थे। तो क्या करते थे, राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़काव करते थे, साथ में कई अनुष्ठान भी राजा से करवाते थे। ठीक है। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य को लोग उपहार लाते थे। ठीक है। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। अब पुरोहित जो थे, जो पूजा करवाते थे, वो जिनको शूद्र मानते थे ना, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम आगे चल के हम क्लियर हो जाएगा आगे चैप्टर में, पर फिर भी मैं आपको पहले से एक चीज़ बता दूँ कि जो ऋग्वैदिक जो काल था वहाँ पर इस तरह की प्रथा नहीं थी। ठीक है। वहाँ पर इस तरह की प्रथा नहीं थी। यहाँ आपकी जो प्रथा आती है ना, शूद्रों के साथ में मतलब बहुत ही अभद्र मतलब सब व्यवहार जो किया जाता था, स्त्रियों में भी भेदभाव, छुआछूत, यह आपको उत्तर ऋग्वैदिक काल में होता है। उत्तर वैदिक काल में यह प्रारंभ होती है, ऋग्वैदिक काल में नहीं होती। ठीक है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी खाली हम मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह आपका उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, केवल हाँ इतना काफ़ी है। चलिए अब तक ठीक है। इस समय भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र कई ग्रंथ रचे गए थे। ठीक है। गंगा जमुना का जो क्षेत्र है ना, इस समय काफ़ी ग्रंथ रचे गए थे। ठीक है। ऋग्वेद के बाद जो रचे होने के कारण इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाने लगे थे। अब ऋग्वैदिक जो ग्रंथ रच गया था, उसके बाद में जो तीनों जो वेद मतलब बाकी के जो वेद रचे गए थे ना, वह कहाँ रचे गए थे, गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए थे। बाद में रचे गए, ऋग्वेद के बाद में रचे गए होने के कारण से इन वेदों को क्या कहने लगे थे, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि गंगा और ऋग्वेद जो रचना रची थी 3500 साल वर्ष पूर्व, ऋग्वेद की रचना हुई थी ना 3500 वर्ष पूर्व, उसके बाद में जो ग्रंथ रचे गए थे ना, वह गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। ठीक है। उत्तर भारत में। ठीक है। उत्तर भारत में गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। और ऋग्वेद के बाद में रचे होने के कारण, ऋग्वेद के बाद में, पहले नहीं बाद में रचे होने के कारण उन ग्रंथ को क्या कहने लगे, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाने लगे। ठीक है। अब तक आपको समझ आएगा। इसके अतिरिक्त सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है। इसी उत्तर वैदिक ग्रंथ जो रचे गए थे ना, इन्हीं ग्रंथों के अंतर्गत यहाँ पर सामवेद भी रचे गए, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। अब पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। अब जो ग्रंथ रचे गए ना उत्तर वैदिक काल में, उनमें क्या क्या बताया गया है, अनुष्ठान और उनके संपादन। ठीक है। अनुष्ठान जो करते हैं ना, पूजा पाठ कर्म मतलब इस तरह की चीज़ों की बताया गया है, इनकी विधियाँ बताई गई हैं। ठीक है। और सामाजिक नियम बताए गए हैं, समाज में आपको कैसे रहना नहीं रहना, शायद ये सब सामाजिक नियमों का बताएगा। समाज के जो नियम है वो बनाए गए थे, वो इन्हीं ग्रंथों के द्वारा ही मतलब कि बनाए गए थे। इस समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके ग्रंथ अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ जो रचे गए थे, इसी के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। ठीक है। अब पुरोहितों द्वारा जो रचित ग्रंथ इनमें अनुष्ठान शामिल थे और उनके संपादन की विधियाँ शामिल थी और सामाजिक नियम भी शामिल थे। ठीक है। समाज के जो नियम थे वह भी इन ग्रंथों में रचे गए थे। ठीक है। उस
उस समय समाज में कई समूह थे। जो इस समय का जो समाज था उस समय में कई समूह थे जो थे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ लोग पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक व्यापारी थे, धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है, तो इस समय में जो कुछ लोग व्यक्ति जो थे तो वो किस वर्ग के थे और कितने धनी थे वह बताया जा रहा है। जो पुरोहित थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग, ये सारे के सारे, ठीक है। और जहाँ कुछ पुरोहित थे, ये सब के सब आपके समाज में अच्छे पद पे शामिल थे, ये सारे के लोग। और जो योद्धा, वैभवशाली जो लोग थे, या कुछ पुरोहित भी थे, वो सारे के सारे योद्धा और वैभवशाली थे। पुरोहित जो योद्धा थे वो सारे वैभवशाली थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। अब इस समाज में जो योद्धा का और पुरोहित का जो समूह था वह कैसे थे? अमीर थे और वैभवशाली थे। और जो कृषक का समाज था, ठीक है, और व्यापारी जो थे वे लोग क्या थे? धनवान थे। दूसरे जो पशुपालक थे और शिल्पकार थे और श्रमिक थे और मछली पकड़ने वाले जो शिकारी थे वे लोग निर्धन थे, भोजन संग्राहक भी शामिल है इसमें। ठीक है, निर्धन थे वे लोग। आगे चलते, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पुरोहित जो थे उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कार्य निर्धारित थे। अब पुरोहितों ने क्या किया? 4 वर्ग निर्धारित कर दिया। ठीक है, 4 वर्ण निर्धारित कर दिया। अब हर एक वर्ण को उनका अलग अलग कार्य उनके लिए बता दिया गया। उनको उस काम के लिए ही उनको मतलब की आज्ञा दे दी गई, या तो उनको कहीं वही काम करने के उनको कहा गया कि आप यही काम करो जो आपके लिए निर्धारित किया गया है। पहला वर्ग था ब्राह्मणों का। ठीक है, उनका काम था वेदों का अध्ययन करना। अब जो पहला वर्ग जो पुरोहितों ने विभाजित किया था वो थे ब्राह्मण, और उनके लिए कार्य कौन सा निर्धारित किया गया था? वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना। ठीक है, जो ब्राह्मण जो क्या करते थे? वेद का अध्ययन करते थे और यज्ञ करते थे। ठीक है, जिनके लिए उनको उपहार भी मिलता था। ठीक है, जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करते थे और वेदों का अध्ययन करते थे। अब इस चीज़ के लिए उनको उपहार बहुत सारे मिलते थे। अब राजा से ही मिलते होंगे ना, राजा जब थे तो राजा ही देते होंगे, राजा यज्ञ करवाते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या निर्धारित था? उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक है, अब जो पुरोहितों ने जो दूसरा वर्ग सुनिश्चित किया था, जो निर्धारित किया था, वह था क्षत्रिय शासकों का। उनका कार्य सिर्फ युद्ध करना था और शासन करना था। तीसरा स्थान था विश्य या वैश्य। इनमें थे कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। अब तीसरा वर्ग जो था वो था आपका विश्य। ठीक है, इनमें आते थे कृषक, पशुपालक, व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। अब ये देखो, जो क्षत्रिय को तो यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था ही, साथ में वैश्य को भी, यानी कि विश्व जो तीसरा स्थान प्राप्त था उन्हें भी यज्ञ करने की अनुमति दे दी गई थी। अब वर्णों में अंतिम जो स्थान जो बचा था वह दिया था शूद्रों को। अब इनका काम है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों का समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर जो लास्ट जो अंतिम जो वर्ण था, पुरोहितों जो थे उन लोगों ने क्या किया? इस अंतिम स्थान को शूद्रों को दे दिया और उनसे पूजा पाठ करने का, ठीक है, अनुष्ठान करने का अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार उनसे छीन लिया। उन्हें खाली बाकी तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए कहा गया, उनके लिए यह काम निर्धारित किया गया। ठीक है, परंतु यहाँ जो व्यवस्था थी ना, या जो अंतिम व्यवस्था वर्णों की जो थी, यह व्यवस्था आपके उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गई। ठीक है, किंतु ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। ऋग्वैदिक काल जो ऐसा समय था, उस समय शूद्र हो चाहे महिला हो, ये सारे के सारे वेद भी पढ़ते थे, यज्ञ भी करते थे। ठीक है, उस समय कर्म के अनुसार ऋग्वैदिक जो व्यवस्था थी ना काल में, उस समय तो कर्म के हिसाब से आपकी वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, कर्म पर आधारित थी कि जो काम करता था, जो व्यक्ति जो काम करता था वही
उसका वर्ण होता था। ठीक है, अब भले एक परिवार में चाहे माता जी उनकी टीचर हों, शिक्षक हों, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका बेटा भी शिक्षक ही हो। वह जूते वाला बन सकता था, या व्यापारी कर सकता था, या ब्राह्मण बन जाता था। ठीक है, तो यह इस तरह से था। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पहले से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब मैं बता देती हूँ। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब यहाँ पर देखा था आपने कि उत्तर वैदिक, सॉरी मैं आपको कंफ्यूजन कर दिया, आपको उत्तर वैदिक की व्यवस्था में आपको मिलेगा। जो पुरोहितों है ना, पुरोहितों के अनुसार वर्णों का जो निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। ठीक है, अब जन्म, आप जिस वर्ण में जन्म लोगे तो उसी वर्ण के कहलाओगे। जैसे कि अगर आप किसी शूद्र के घर पैदा होगे तो आप क्या कहलाओगे? शूद्र ही कहलाओगे। यदि आप किसी ब्राह्मण के घर पैदा होगे तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। आपको यज्ञ करने का अधिकार होगा, आपको वेद पढ़ने का अधिकार होगा। किंतु यदि आप शूद्र के परिवार में पैदा होते हो, जन्म लेते हो, तो आपको यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं होगा, ना तो आपको शासन करने का अधिकार होगा, ना तो आपको वेद पढ़ने का अधिकार होगा, भले आप पुरुष हो या महिला हो। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। उदाहरण के तौर पे घर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण भी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। ठीक है, अछूत में कौन कौन से शामिल थे? आपके शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों को संपर्क में अपवित्र माना जाता था। अब जो दफनाते थे या जलाने की जो प्रथा करते थे, जो काम करते थे, उन लोगों को अपवित्र मानते थे। ठीक है, पुरोहित लोग। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। अब जो ब्राह्मणों ने जो यह व्यवस्था बनाई थी, वर्ण व्यवस्था, इस व्यवस्था को कुछ जो राजा थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान सम्मान करने का अधिकार सबको हो, अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब जो उपमहाद्वीप है, जो हमारा यहाँ बताया जा रहा है कि जो पूर्वोत्तर के जो इलाके थे ना, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, पूर्वोत्तर इलाके में। ठीक है ना, यहाँ पर सामाजिक असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है ना, तो चलिए पुरोहितों का अभी यहाँ भी पूर्वोत्तर में मैं अभी भी आप अभी के जो समय है उसमें भी, और कहीं कहीं ये अभी भी मतलब कि है। अभी भी आप देखो समाज में, गांव की साइड जाओ आप, अभी भी आपको ये छुआछूत भेदभाव बहुत मिलता है। अभी राजस्थान साइड भी अभी भी मिलते हैं। कई जगहों में तो बच्चियाँ भी जला दी जाती थी, छोटी छोटी। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ते हैं जनपद के बारे में। ठीक है, अब तक हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, वर्ण व्यवस्था कैसी प्रथा थी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पढ़ते हैं जनपद। महायज्ञों को करने वाले जो राजा जो थे ना, जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। पहले हमने ऋग्वेद में क्या पता, जन होते थे, एक कबीला, एक समूह होता था। ठीक है, कुछ लोगों का समूह होता था, वे अपने राजा को चुनते थे, तब उनको जन या विश्व के नाम से जानते थे, उसके समूह को जन कहते थे, जनता को। ठीक है ना, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन की बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर देखो जनपद यहाँ पर कैसे बना, जो वहाँ पे जन थे ना, तो एक जन था, आप इतना समूह था। अब यहाँ पर और जन मिल गए ना, ये जन हो गया, कुछ समूह हो गया, फिर यहाँ पर आपका कुछ समूह हो गया, तो अभी ये सब मिलने लगे। अब जैसे मिल गए हैं तो अभी क्या कहलाए सब, जनपद कहलाए सब। ठीक है ना, जनपद अब कहलाने लगे। ठीक है ना, तो चलिए पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। ठीक है, जैसे इसमें आपको पहला है दिल्ली में पुराना किला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा। ठीक है, आज अंतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। आपका ये हस्तिनापुर, आपका एटा और आपका दिल्ली का पुराना किला, यह आपके जनपद कहलाए। ठीक है, यह पुरातत्वविदों ने
आपका खुदाई में जानकारी मिली। खुदाई से पता चला कि ये सारे जनपद हैं। लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब जनपद में कौन सा फसल उगाने लगे? आपके चावल भी उग गए, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब फिर एक बात थोड़ा सा आप कर लो। यहाँ पर चावल हमने देखा था ना, पढ़ा था चावल कहाँ सबसे प्रथम हुआ था? गारो विंध्य की पहाड़ियाँ उत्तर में होता। गेहूँ और जौ हमने जो देखा था कहाँ पर हमने देखा था? किरथल और सुलेमान की पहाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर प्रथम उपजाना आरंभ हुआ था। ठीक है ना, 8,000 वर्ष पूर्व पहले। ठीक है ना। चलो, और चावल कितने वर्ष पहले आपने देखा था वहाँ पे? चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। अच्छा, जनपद में जो हमें क्या सामान मिले हो, अब देखो इस तरह की ये आपका मिला है कटोरियाँ। ये कटोरियाँ जैसे ही लग रहा है मुझे, तो कटोरियाँ मिली है पात्र। और ये जो पात्र थे वो बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, इसके बाद की जाए यहाँ पर आपके ये जो पात्र ये आपका जनपद में खुदाई में मिले हैं पुरातत्वविदों को, और इसमें आपके कभी कभी यूज़ होता था किसी भी मौके पे महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए। ठीक है ना। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ठीक है, यहाँ जो बोला गया है कि इस तरह से धूसर लोग बनाते थे इस समय में, कि मिट्टी के बर्तन तो बनाते ही थे, साथ में धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ये सब बनाते थे और लाल रंग के बनाते थे। इन स्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है, इनके नाम से पता चल रहा है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्री आकृतियों के रूप में है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ देख लो कि जनपद में हमें किस तरह के दूसरे पात्र मिले हैं, रंगीन मिले हैं, प्लस आपको इसमें चित्रकारी भी मिली है, प्लस आपको इसमें सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्री वाली आकृतियाँ भी मिली हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। ठीक है, दूसरे पात्र मिले जनपद में भी हमें, और चित्रकारी वाले बर्तन मिले हैं। ठीक है, लाल रंग के मिले हैं हमें। ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है, आपका मेसोपोटामिया स्टेटमेंट में आपको आ सकता है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अब महाजनपद के बारे में हम देखते हैं कि महाजनपद अब कैसे बने। हमने देखा था ना जन से जनपद कैसे बने। जन तो एक कबीला था ना, यहाँ पर आपका जन था। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर कुछ कबीले थे, यहाँ पर कुछ कबीले, ये सब मिलकर जनपद बन गए। अब ऐसे ही कबीले सब, यहाँ पर कबीले ना, यहाँ पर कबीला मान लीजिए, यहाँ पर कबीला, कुछ लोग का समूह। अब ये सारे के सारे इतने सारे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। ठीक है ना, तो यहीं पे हम देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं, हम रीडिंग करते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। ठीक है, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी हो गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है ना, इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना
सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आप मैप में देख लेते हैं। जब मैं बताया जा रहा महाजनपद यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो मैं बड़ा कर लेती हूँ, आपको शायद दिख जाए अच्छी तरह से। ठीक है। अब कौन कौन से महाजनपद थे देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पर देखिए कुछ महाजनपद है आपके यहाँ पे, आपका कुरु है, कौशल है, राजगृह, आपके वैशाली, मगध, बज्जी, है ना। ये सारे के सारे आपका क्या है, ये सारे के सारे आपके महाजनपद में आपके। ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके महाजनपद हैं। ठीक है। अवंती आपके, ठीक है, यहाँ पर है कौन सी, चंबल नदी पर। वैशाली मैंने आपको बताया, यहाँ पर कौशल है ना, आपके कौशल है, ये आपके कौशल, हस्तिनापुर, कुरु, तक्षशिला, गंधार आपकी, फिर आपकी कौसंबी, आपकी अवंती, आपकी मगध, राजगृह, वैशाली, बज्जी, अंग, ये सारे के सारे क्या थे, महाजनपद और जनपद। ठीक है। यहाँ थे। आप देखो उसको मैप में आपको याद करना आसान होता है। आप मैप बनाइए और मैप में आप महाजनपद और जनपद को ड्रॉ कीजिए। ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा था उसको हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। रीडिंग तो हमने कर ली थी, अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब यहाँ बताया, हमने पढ़ा था 2500 साल पहले, ठीक है, जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। ठीक है। अब इनको महाजनपद कहा जाने लगा। जनपद जब अधिक महत्वपूर्ण हो गए, कई जनपद मिलकर महाजनपद हो गए, इम्पोर्टेंट हुए, सब अभी विकास करने लगे, विकसित होने लगे। तब भी राजा लोग उभरने लगे, शक्तिशाली हो गए, वे लड़ाई युद्ध करके और भी स्थल अपनी जगहों को जीतने लगे, तो और बड़ा हो गया क्षेत्र, तो वे सारे के सारे महाजनपद बन गए। ठीक है। जब जनपद जब बड़े होने लगे, समृद्ध होने लगे, अब कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे ये विकास करेगा ना, विकसित होगा ना, अपनी समृद्धि, अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। अब जैसे शक्ति को बढ़ाएगा तो वो अपने और सारे राज्य हासिल करेंगे युद्ध करके। अब जितने राज्य हासिल करेंगे तो उसके राज्य की सीमा वो बढ़ेगी, और वे सारे के सारे इस तरह से जनपद सारे महाजनपद बन गए। ठीक है ना। अब अधिकतर महाजनपद की राजधानी, अब जितने भी महाजनपद थे उनमें से अधिकतर की तो एक राजधानी होती थी। ठीक है। अब कई राजधानियों में किलेबंदी हो गई थी। अब बहुत सारे महाजनपदों में जो राजधानियाँ थी उन सब राजधानी में क्या हो गई थी, किलाबंदी हो गई थी। ठीक है। और इनकी जो किलाबंदी थी उसमें चारों लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब ये लोग क्या करते थे, किलाबंदी में चारों ओर से लकड़ी और ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे, ताकि कोई जो विरोधी होता था वह इनके इसमें घुस ना जाए, इनके किले में या इनकी ओर घुस ना जाए, इनसे युद्ध में इनसे जीत ना जाए। ठीक है ना, इनको हानि ना पहुँचाए। और कुछ राजाओं ने क्या किया था, यहाँ पे बताया गया, आक्रमण से डरकर, या जो मैंने आपको अभी पढ़कर समझाया था वही यहाँ लिखा है, राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। अब इन्होंने जो किलों का जो निर्माण किया वो क्यों किया, राजाओं के आक्रमण से डरकर। जो अन्य राजा थे, कहीं वो इन राजा मतलब जो राजा थे इन पर आक्रमण ना कर दे, तो वे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए बड़े बड़े किलों का इन्होंने निर्माण किया। परंतु कुछ राजा ने अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी तो कर दी, परंतु क्यों खड़ी कर दी, क्योंकि उन्हें अपनी समृद्धि दिखानी थी। कुछ राजा अलग थे भाई, उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनको अपनी समृद्धि लोगों को दिखाने थी कि देखो हम कितने बड़े हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, है ना, हम इतने विशाल हैं, हम राजा हैं, हमसे कोई बड़ा नहीं। ठीक है। तो अपनी प्रशंसा, अपनी समृद्धि को औरों को दिखाने के लिए भी वे लोग कुछ राजाओं ने बनाया। ठीक है ना। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। देखिए यहाँ पर अगर सवाल बनता है आपका, केवल
राजा आक्रमण के डर के कारण से ही किलेबंदी होती थी उनकी, और ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। तो यहाँ कथन आपका गलत हो जाएगा। इस समय में आपके जितने भी राजा जो लोग थे जो बनाते थे उनके कई कारण थे, ठीक है। स्टेटमेंट पर अगर आ जाए कारण तो आपके कई कारण थे। क्या थे? आपकी शक्ति प्रदर्शन भी थे, है ना, आपके आक्रमण से बचाव के लिए भी थे, तो समृद्धि दिखाने के लिए भी थे। तो ये तीनों आपके इस सारे कारण आपके मान्य होंगे, ठीक है। सवाल में आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। अब इस कारण से भी बनाए जाते थे। इस कारण से क्या होता है, जो किलेबंदी होती थी उनकी, इस कारण से वे लोग उनको नियंत्रण रखना आसान हो जाता था। इस तरह के किले ऊंचे ऊंचे होते थे ना, तो वे सारे जो सिपाही थे उनके, तो वे लोग ऊंचे जो जगहें थी, जो छोटे छोटे जो खिड़कियाँ जैसे बनाए, आपने देखा होगा नाटकों सीरियल में देखा होगा ना, जो किले बनते हैं कैसे वे लोग ऊपर में खड़े रहते थे और ऊपर से पूरे आसपास के क्षेत्रों का नज़ारा आप लोग सीमा की सुरक्षा करते थे, देखते थे ना, पहरा देते रहते थे, तो उनके लिए आसान हो जाता था ना किलेबंदी से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। अब इतनी बड़ी बड़ी दीवार बनेगी तो योजना तो बनेगी ना, व्यापक योजना की आवश्यकता तो होगी, बिना योजना के तो नहीं बना सकते। और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था, ठीक है। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा, इनके संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी, ठीक है। अब जब किलेबंदी होगी तो इसमें किन किन लोगों ने मतलब परिश्रम किया है? स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने, ठीक है, परिश्रम किया है इस किलेबंदी के निर्माण में, ठीक है। तो हर लाइन को आप पढ़ो, ठीक, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए स्टेटमेंट पे। और आपको देखो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी ना, इसलिए आगे बढ़ते। अब राजा सेना रखने लगे थे। देखिए, अब राजा लोग क्या करने लगे थे? सेना भी रखने लगे थे। ऋग्वेद में हमने क्या, मैं पीछे फिर जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लिक हो जाए पॉइंट आपका कि ऋग्वेद में क्या थी, राजा सेना नहीं रखते थे, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था। पर ऋग्वेदिक काल में भी आपके राजा आगे जो पड़ोस में रखते थे, ठीक, उसमें सेना स्थायी नहीं थी, बल्कि सेना नहीं थी। जो जनपद जो चुनते थे राजा, वहाँ पे जन लोग, उनके पास सेना नहीं थी, ठीक है। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ऋग्वेदिक काल में नहीं थे, और ऋग्वेद में हमने पढ़ा था सेना नहीं रखते थे, ठीक है। अब वहाँ पर टैक्स भी नहीं लेते थे सिपाही। अब इसमें महाजनपद में क्या होने लगा, ये सेना भी रखने लगे। अब राजा शक्तिशाली हो गए ना, वो लोग किलाबंदी करने लगे, तो भी सेना तो रखेंगे ना अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, ठीक है ना। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब जब भुगतान होता था ना, वो कैसे होते थे? आहत सिक्कों के रूप में होते थे, ठीक है। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। हम इसके बारे में, सिक्के के बारे में कैसे पढ़ेंगे? अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही जानो कि सिपाहियों का जो भुगतान होता था वेतन, वह आहत सिक्कों के रूप में होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? अब महाजनपद में जो जितने भी राजा थे ना, ये देखिए, ये आपका किलेबंदी हो रही है, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए कौशाम्बी, ये कौशाम्बी जो किला था, कौशाम्बी किले की दीवार की यहाँ पर आपको एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए। यह आपका आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले ही हुआ था। ये जो आपको दिखाया गया, ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद के पास में। यह आपका ईंट की दीवार का अवशेष है पूरी की पूरी। अच्छा, 25 साल है। यहाँ पर कौशाम्बी में है, ठीक है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है आपका। कौशाम्बी किला का यह उदाहरण है, चित्र है आपका। इसको देखिए कितना ऐसा लग रहा है जैसे जैसे बहुत मुश्किल से कोई भेज पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें अब आगे बढ़ता है, हम कर की व्यवस्था देखते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा था कि राजा सेना रखने लगे, राजा बनने लगे ना, महाजनपद से होने लगे, ठीक है। अब वे लोग टैक्स सैनिकों को वेतन देने लगे। अब महाजनपद में वे लोग टैक्स भी लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे। हमने पढ़ा इस पहले वाले में कि महाजनपद के जो राजा थे विशाल किले बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? अपने विरोधियों के आक्रमण से बचने के लिए, हाँ, कुछ राजा समृद्धि के लिए, है ना, बनवाते थे। कोई राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए बनवाते थे किले, और बड़ी सेना रखते थे। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी
सेना रखते थे। इससे उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब जब इतने बड़े बड़े किले बन पाएंगे तो संसाधन की आवश्यकता होगी बहुत अधिक मात्रा में। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती होगी। अब वे स्वयं तो राजा हर कार्य नहीं करेंगे ना, सेना रखी है, अब उस सबके लिए बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। अब इसके लिए वो लोग कर्मचारी भी लगाएंगे, यानी कि सेवक लगाएंगे। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ऋग्वेदिक में क्या था, वे स्वयं राजा जो बनते उनको उपहार स्वयं अपनी इच्छा से दिए जाते थे, किंतु महाजनपदों में, ठीक है, उपहार पर अब वे निर्भर ही नहीं थे। अब उन्हें कर चाहिए थे, अब उन्हें उपहार चाहिए थे, ठीक है। तो वे उन्होंने यहाँ पे कर की व्यवस्था बना दी कि भाई उपहार देने से नहीं होगा, हमें अब कर चाहिए। अब जो भी कार्य करोगे आप उसका कुछ हिस्सा हमें दोगे ही देना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। अच्छा बताओ, अब देखो आप, जो महाजनपद में सबसे जो महत्वपूर्ण कर था वह कौन सा था? फसलों पर था, ठीक है। महत्वपूर्ण कर क्या था? फसलों का था। क्यों? कारण इसका हम जानेंगे, क्योंकि इस समय में अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे, ठीक है ना। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा, छठा हिस्सा भी कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब इसे देखिए, महाजनपद में जो कर लेते थे उसको लोग क्या कहते थे? भाग कहते थे। ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें। कर को वे लोग भाग कहते थे, ठीक है। और कितना लेते थे? 1/6, ठीक है। क्यों लेते थे? क्योंकि उस समय में अधिकतर लोग किसान थे, कृषक थे, इसलिए फसलों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए गए थे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे। जो कारीगर थे, जो काम करते थे ना, श्रम करते थे, जो कारीगर का श्रम था वो लोग श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, ठीक। जैसे एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। लाओ, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, ठीक है। देख लिया आपने, हमने पढ़ा। अब ये लोग जो कर देते थे, कैसा लोग टैक्स भरते थे, किस तरीके से भरते थे? वे लोग महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था राजा के लिए, ठीक है। तो क्यों, कैसे करना पड़ता था? फ्री, मतलब मुफ्त में, ठीक है। उसके लिए उनको श्रम के रूप में उनको चुकाए जाते थे वो लोग, ठीक है। उनका श्रम उनको देने पड़ते थे, उनको फ्री में उनको कार्य 1 दिन का करना पड़ता था। अब पशुपालक जो थे उस समय में महाजनपद में, उसमें पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। उनको या तो जानवर देने पड़ते थे जो पशुपालक थे, या तो फिर जानवर से बने कोई उत्पाद होते थे ना, जिसके जानवर से जैसे खाल होती थी, उसके से कुछ बने उत्पाद होते थे, उनको उपहार के रूप, मतलब कि उनको कर के रूप में देने पड़ते थे, ठीक है। अब जो व्यापारी थे उनको क्या करने पड़ते थे? कर के रूप में वे सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब जितने व्यापारी थे, यदि वे सामान खरीदते थे, बेचते थे, उस पर जो उनको जो मूल्य प्राप्त होता था, उनकी जो पूंजी होती थी व्यापार करने के बाद में, उस पूंजी में से वे लोगों को भी कर देना पड़ता था, ठीक है। अब जो आखेटक और संग्राहक थे उनको जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अब इस समय में महाजनपद में, आपके समय में जो आखेटक थे, याद है हमने पहले प्रथम कक्षा में पढ़ा था ना आखेटकों के, संग्राहकों के बारे में। कौन थे? संग्राहक, आखेटक यानी कि जो शिकार करते थे, और संग्राहक जो जंगल से अपने लिए फल इकट्ठा करते थे खाने के, भोजन के लिए, ठीक है ना। तो उनसे वे क्या लेते थे कर के रूप में? जंगल से जो वस्तु प्राप्त करते थे वे उनको राजाओं को देनी पड़ती थी कर के रूप में, ठीक है ना। आखेटक और संग्राहक की सभ्यता हमने कहाँ देखी थी, याद है ना? वहाँ देखी थी नर्मदा के तट पर, नर्मदा पर, ठीक है ना। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया ना? अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? अच्छा, वो तो हमने पढ़ा अभी। अब कृषि में परिवर्तन देख लेते हैं हम। इस युद्ध में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए थे। अब जो महाजनपद का जो समय काल था, इस समय में बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे। आपके हल जो यूज़ करते थे ना, उसके फाल जो थे, हल के फाल जो थे, अब क्या हो गए थे? वो पहले लकड़ी के थे और अब वे क्या हो गए? लोहे के बनने लगे थे, ठीक है ना। ये हल जो थे, हल के जो फाल थे पहले लकड़ी के थे, परंतु महाजनपद में यहाँ क्या हो गए? लोहे के बन गए, ठीक है। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पहले क्या करते थे कृषक लोग लकड़ी के
इससे फाल से कठोर ज़मीन को वो लोग जोतते थे, ठीक है। परंतु अब जब लोहे के आ गए महाजनपद में तो उनके लिए खेती किसानी बड़ी आसान हो गई, क्योंकि वो लोग आसानी से जो पूरे खेत को जोत लेते थे, है ना। तो उनके लिए परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छा आसानी हो गई उनको। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब जब उनके लिए आसानी हो गई तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी कार्य करेंगे ना, हर कार्य में उनको जल्दी होगी, ठीक है। सारे कार्य उनकी जल्दी होंगे। दूसरे लोगों में धान के पौधों का रोपण शुरू किया। अब इन लोगों ने धान का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब इससे पहले क्या करते थे, वे लोग खेत में धान के बीजों को छींट देते थे, मतलब फैला देते थे, फेंक देते थे एक एरिया, जितना एरिया में वो लोग खेती करते थे उस एरिया में। किंतु अब इन लोगों ने क्या किया, तो महाजनपद में क्या करने लगे, वे लोग धान के जो पौधे थे ना, वे इन लोग उसके बीजों को उसको लगाने लगे, पौधे को तैयार कर उनको रोपण, यानी कि मिट्टी में उसको खोद कर उसको लगाने लगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। अब इससे पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास तथा भूमिहीन खेती हर मजदूर करते थे। अब ये चीज़ आप देखो, इस यहाँ जो कार्य होता था ना, धान का जो कार्य होता था, रोपण जो होती थी, ठीक है। रोपण कब होती थी, हमारे महाजनपद में रोपण होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, यानी कि परिश्रम बहुत होता था। इसमें स्त्री पुरुष दोनों करते थे, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों करते थे, मतलब स्त्री पुरुष में कौन होंगे, वो दास और दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमकार करते थे, ठीक है। जिसके भूमि नहीं होती थी ना, वे मजदूर, वे लोग इसमें कार्य करते थे। इस आप पॉइंट इसको नोट कर लो, जिसको क्या कहते थे, कमकार कहते थे, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसमें ध्यान दो, ठीक है। कि महाजन काल जो समय था, ठीक है, आपको इसमें में खेती में जो कार्य करते थे वे लोग कौन थे, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता था, कमकार कहा जाता था, ठीक है, महाजनपद में। और इसमें आपका रोपण होने लगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम भी होता था, एवं हल जो थे अब वो लोहे के बन गए थे, ठीक है। ज़मीन को आसानी से जोता जाने लगा था, और खेतों में जो बीज था वह रोपण यानी कि उनको लगाया जाने लगा था। छिड़कना वह जो छिड़क देते थे बीज को, वह अब मतलब कि पूरी तरह से तो नहीं, अधिकतर मतलब यह समाप्त हो चुका था, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ हम देखेंगे मगध। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मगध के बारे में। जो मगध था, हमने याद है, हमने जो उस चैप्टर में पढ़ा था, प्रथम या द्वितीय में पढ़ा था, हमने मगध के बारे में पढ़ा था कि मगध गंगा के दक्षिण में सोन नदी दोनों के मध्य में है ना, गंगा सोन के उसमें नदी के तटों के पास में है, ठीक है। ये पढ़ा था ना हमने पिछले वाले चैप्टर में, तब हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मानचित्र 4 पृष्ठ 19 से मगध धोरो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध जो था वह 200 साल के भीतर ही बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, ठीक है। मगध जो बहुत बड़ा जनपद, महत्वपूर्ण जनपद था, वहाँ आपके गंगा और सोन नदियों से होकर बहती थी, ठीक है। अब इसमें यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने जो यहाँ पर महाजनपद और जनपद में जो टैक्स की जो प्रथा देखी है, टैक्स जो देखा था ना, ऋग्वेद में हमने क्या देखा था, क्या वे लोग जो राजा बनते थे उन लोगों को वे स्वयं ही, वहाँ की जनता, वहाँ का समुदाय उनको स्वयं में उपहार देते थे, खुश होकर देते थे, है ना। किंतु अब महाजनपद में टैक्स बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसका बहुत बड़ा कारण हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मगध जो था वो गंगा सोन नदी के से होकर बहती थी। अब इसकी जो परिस्थिति, जो भौगोलिक स्थिति थी ना, वह इतनी बेहतर थी, वह इतनी अच्छी थी, जिस कारण से यहाँ पर यातायात, यहाँ पर जल वितरण की सुविधा भी थी, ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाली, ठीक है, मतलब
यहाँ की व्यवस्था बनाने वाली, यहाँ पे जल की व्यवस्था थी उपजाऊ करने के लिए, ठीक है ना। आपकी यहाँ का सब कुछ यातायात भी था यहाँ का। फिर मगध का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा आपका जंगलों से भरा हुआ था, ठीक है। इस कारण से आपका जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ के वे लोग लाने लगे। और जंगल जो इतना बड़ा, इनके जो जंगल मगध में जो था, इससे वे लोग बहुत सी मतलब काम में लाने वाली चीज़ें जो जैसे लकड़ियाँ थी है ना, लकड़ियाँ लाने लगे बहुत बड़ी मात्रा में। इससे वे लोग बहुत सी चीज़ें बनाने लगे, वस्तुएं बनाने लगे ना। ऐसे खदानें भी थी, ठीक है, आपकी खदानें भी थी आपके। तो इस सब से उनका जो जनपद था वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया, ठीक है ना। मैं जो कहना चाहता आप समझे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मगध में जो जनपद में टैक्स की व्यवस्था थी ना, वह इसलिए बढ़ गई। इसका कारण यह आती कि जो मगध जो जनपद था, यह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी ना, वह इसको विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यहाँ गंगा नदी और सोन नदी से होकर बहती थी, ठीक है। अब यहाँ पर जल वितरण भी बहुत अच्छी प्रणाली थी। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था यहाँ पर। अब जल जहाँ होगा तो वहाँ के आसपास की जो ज़मीन होगी वह तो बहुत ही उपजाऊ होगी ना, तो यहाँ पे बहुत खेती बहुत अच्छे से होती होगी, बहुत बढ़िया होती होगी, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे उपजाऊ मतलब कृषि होती होगी। फिर इसका एक हिस्सा भी क्या था, जंगलों से भरा था। अब इतनी भारी मात्रा में बड़ी हिस्सा इनका जंगल का होगा, तो इस जंगलों से वे लोग आपके जो वहाँ की वस्तु, जैसे आपकी लकड़ी, वे भारी मात्रा में काट कर लाते होंगे ना, और उन लकड़ी से वे लोग अपने बहुत सारी चीज़ें बनाते होंगे। जैसे कि आपके जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने का काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है इनका, ठीक है। इनके अलावा लोहे की खदानें थी, आज के थे लोहे के। तब यहाँ पे लोहे की, इसीलिए ना लोहे के आज के मिले यहाँ पर। तभी तो आपने देखा था ना, मैं आगे पढ़ा था कि अब हल जो थे लकड़ी के नहीं होकर वे लोहे के बनने लगे थे, ठीक है ना। लोहे यहाँ पे प्राप्त थे इनको, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे अब समृद्ध हुआ, विकसित हुआ ना राज्य, बहुत ज़्यादा धन संपदा आई। तब जाके वो लोग का शक्तिशाली हो गए, तो सेना रखने लगे। तो भाई अब वो लोग टैक्स भी तो लेंगे, सब के कार्य होंगे, सब अपने कार्य करेंगे, तो टैक्स की व्यवस्था भी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना वहाँ पर, सबसे टैक्स तो लेंगे ना, ठीक है ना। आपको समझ में आई यहाँ पर? आगे चलते हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? मगध के सबसे शक्तिशाली कौन थे? वो थे आपके बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए थे। अजातशत्रु और बिंबिसार आपके महान शासक हुए थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। अन्य जनपद को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अब ये पहले मगध में शुरुआत होता है। यहाँ से मगध में जो ये शासक थे ना, बिंबिसार और आपके अजातशत्रु, इन्होंने क्या किया, अन्य जनपद जो बाकी जनपद थे उनको जीतने के लिए हर संभव साधन को ये लोग अपनाते थे, ठीक है। तो महापद्मानंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी का भाग तक फैला लिया था। अब यहाँ पे एक और आप देखो, महापद्मानंद जो थे महत्वपूर्ण शासक थे, इन्होंने अपना नियंत्रण कहाँ नियंत्रण रखा, किस क्षेत्र में? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम का भाग तक इन्होंने फैला लिया। आपका उत्तर पश्चिम आपका क्या होगा यहाँ पे? बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर। अब कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, जो बिहार का जो राजगीर है ना, यानी कि जो अभी हम जिसको राजगीर कहते हैं, वह मगध की राजधानी बनी रही थी बहुत साल तक। जो अभी हम जिसको हम क्या कहते हैं, बाद में वह क्या बन गई? पाटलिपुत्र, यानी कि आज का पटना। इसकी बात कर रहे हैं, राजगीर पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से पटना, ठीक है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हम देखते हैं यहाँ पर कि मैसिडोनिया का जो राजा था वह 2300 साल पहले विश्व विजय करना चाहता था, या पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ठीक है। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये चीज़ आप इसको लिंक कर लो। यहाँ मगध जनपद जो है यह बहुत शक्तिशाली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके
बढ़िया से सारे साधन है, शक्तिशाली सेना वना सारी कुछ है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, एक और यहाँ बताई जा रही है हमें, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैसिडोनिया से सिकंदर हमारे भारत में 30 साल पहले घुस गया, ठीक है, हमें विश्व विजय करने के लिए हमारे इस देश को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ आने के बाद कहाँ तक पहुँचा, व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, बहुत बड़ी सेना थी, तो वे इनसे कैसे लड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि तुमने अच्छा आगे ये इतना तक था, यहाँ इसका यहाँ इतने तक बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ व्यास नदी तक आ गई थी, ठीक है ना, परंतु ये आगे भी बढ़ना चाहता था, किंतु इसकी सेना ने इसको मगध के कुछ करने से मना कर, क्योंकि इनके सिपाही डर गए थे। किससे डर गए थे, भारत के शासकों के पास में पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या की बहुत बड़ी सेना देखकर, ठीक है ना, या ये लोग डर गए थे, जिस कारण से उन्होंने मना कर दिया और ये कुछ नहीं कर पाए मगध की ओर, ठीक है। अब यहाँ देखो जो व्यास नदी है, व्यास नदी पर इसका युद्ध हुआ था ना, व्यास नदी पर युद्ध हुआ था, पुरंदर क्या नाम था उनका। आप इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इतना ही बताया जा रहा है हमें, ठीक है। तो आप कमेंट में बताओ कि व्यास नदी पर जो व्यास नदी से पहला जो युद्ध हुआ था ना, इसका राजा सिकंदर का किसके साथ में हुआ था, पोरस के साथ में हुआ था, ठीक है। तो वह युद्ध जीतने के बाद में उस पोरस हार चुका था, ठीक है। तो वह युद्ध जीतने के बाद में वह आगे बढ़ना चाह रहा था, किंतु वह नहीं बढ़ पाया, उसकी सेना ने मना कर दिया। भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना थी इस कारण से, ठीक है। आगे बढ़ते, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, आप इसको प्लीज़ इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब हम एक और जनपद के बारे में पढ़ते हैं जो आपका वज्जी है, ठीक है। वज्जी जो है आपका, यह आपका भी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ भी आप जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। जब मगध था उसके पास में वज्जी था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, बिहार थी, ठीक है, वैशाली यानी कि बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर जो आपका वज्जी है ना, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, जो मगध के नज़दीक था, यहाँ पर जो शासन की जो व्यवस्था थी ना, वह अलग थी। यहाँ पर गण कहते थे, गण या संघ कहते थे, ठीक है। गण या संघ में कई शासक होते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वज्जी की शासन व्यवस्था में क्या होता को क्या कहते थे, गण या संघ कहते थे, ठीक है। अब गण और या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। यहाँ पे वज्जी में कई लोग एक साथ शासन करते थे, जिसको हम गण कहते हैं, ठीक है, या संघ कहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक राजा कहलाता था। अब इन गण और संघ व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। वज्जी में सारे के सारे राजा कहलाते थे और वे लोग सभी के सभी, ठीक है, एक साथ अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर वे ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। ये जो राजा थे वज्जी जनपद में, यहाँ पर सब एक साथ बैठकर तय करते थे, बातचीत कर कि आगे क्या करना है, ठीक है ना, और किस तरह करना है, ठीक है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। याद है ना, हमने कहाँ पढ़ा था, स्त्रियां, दास तथा कमकार महाजनपदों के जो कृषि परिवर्तन की जो व्यवस्था थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो इनको अधिकार नहीं था कि ये चर्चाओं में शामिल हो सके, ठीक है। कहाँ पर, वज्जी में, जहाँ पर गण व्यवस्था थी, यानी कि जहाँ पर एक साथ में कई राजा होते थे, ठीक है, जिनको संघ या गण कहते थे, ठीक है ना, आपको याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस नोट दिया हुआ है इस बॉक्स में, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। जहाँ पर कई समूह का सदस्य होता है, इसमें एक यहाँ आपका
ठीक है। इस समूह, यह एक समूह है और इसमें कई सदस्य, ये कई सारे सदस्य। अब इसको हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। ठीक है। अब ये सारे ही राजा कहलाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक साथ ही मिलकर अनुष्ठान भी करते थे और ये सारे मिलकर एक साथ में क्या करते थे? यज्ञ भी करते थे। ठीक है ना। ये राजा, ठीक है, ये सारे सबके सब जो राजा हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? गण या संघ कहेंगे। ये सारे एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत करते थे, निर्णय लेते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। अनुष्ठान भी सारे करते थे, किंतु इनकी चर्चाओं में, ठीक है, दास दासियां और कमकार शामिल नहीं होते थे। ठीक है ना। और ये कहाँ की परिस्थिति हम बता रहे हैं? बज्जी की। संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है ना। गण आपके समुदाय का हो गया और जो सभा करते थे क्या कहते थे? संघ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर आपका इतना ही था। अब यहाँ पढ़ते हैं बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। अच्छा, अब हम जिससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बुद्ध और महावीर के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ठीक है। अब जो हम बुद्ध और महावीर जी की जो बारे में जो बातें पढ़ेंगे हम अध्याय 6 में, वे दोनों गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में संघ का जो जीवन है ना, बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम यहाँ पर देखते हैं बच्ची संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में लिया गया। अब बज्जी जो संघ के बारे में जो बताया गया है ना, इसका वर्णन कहाँ मिला है हमें? दीर्घ निकाय में। इसका नोट कर लिया, आप क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। ठीक है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? यह प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय आपको बज्जी संघ में वर्णन मिला है और यह आपका प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना। जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अजातशत्रु जो थे कहाँ के थे? वो मगध के थे, याद है ना। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बज्जी, जिसके बारे में हमने गण संघ के बारे में अभी भी पढ़ा था, उसके ऊपर ये आक्रमण करने के लिए अपने मंत्री, कौन थे उसके मंत्री? वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजते हैं। क्या के लिए भेजते हैं? सिर्फ सलाह के लिए भेजते हैं, आक्रमण करने नहीं, सलाह के लिए भेजते हैं कि भाई जाओ तुम बुद्ध से सलाह लेकर आओ कि बज्जी पर जो आक्रमण करना है वह उसके बारे में। ठीक है ना। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या बज्जी संघाएँ नियमित रूप से होती हैं? सभाएँ नियमित रूप से होती हैं बज्जी सभाएँ, तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएँ करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है। तो यह उन्होंने अपने अजातशत्रु के मंत्री जो वत्सकार थे उन्होंने यह पूछा, फिर उन्होंने उनको यह उत्तर दिया। ठीक है ना। तो फिर बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। ठीक है ना। ये सब कहा था आपके। ठीक है। विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। यह सब बज्जी के जो मंत्री थे उनको बुद्ध ने कहा था। ठीक है। बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। अभी हमने बज्जी के बारे में पढ़ा और हमने मगध जनपद के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो इनमें क्या भिन्नता है ये हमने बता दिया आपको। आप इसको पता करना क्या कैसे थे कि बज्जी में क्या था? वह एक संघ था। और मगध क्या था आपका? वह कोई संघ नहीं था। ठीक है। वह बहुत शक्तिशाली राज्य था। वहाँ की व्यवस्था क्या थी? वहाँ पे एक ही राजा होता था, किंतु बज्जी में सारे लोग राजा होते थे। ठीक है। वहाँ पे मिलजुल के डिसीजन लेते थे, किंतु मगध में क्या था? ऐसा नहीं था। मगध में एक राजा
डिसीजन देते थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ आगे पढ़ते। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। अब जो वज्जी में जो संघ थे ना, उनको जीतने के लिए बहुत राजाओं ने प्रयास किया। इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो संघ जो था, वज्जी था, संघ जितने भी संघ थे, बहुत से शक्तिशाली जो राजा थे, बहुत कोशिश की इसके मतलब इसको हासिल करे, इसको जीता, किंतु इसके बावजूद वे लोग क्या लगभग 1500 साल पहले तक ही चलता रहा यहाँ तक उनका राज्य। उसके बाद जो गुप्त शासक तो आए थे, उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक, गुप्त संघ आपके शासकों से पहले विजय प्राप्त नहीं की थी, तो गुप्त जब आए, गुप्त के शासक ने क्या किया था, गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, अध्याय 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे, ये तो आपका अपने एथेंस में यूनान एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। हमारा देश क्या है, अभी गणतंत्र है ना हमारा देश, अभी भारत। यह वह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने का काम और करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, ठीक है। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करे दासों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिले थे, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो इसमें आपको पढ़कर आपको मतलब क्लास करके आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है। आपको क्लास समझ में आई, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लास करें तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम मिलकर लाइव क्लास करेंगे। ओके, तो थैंक यू, गुड नाइट, आप सब अपना ध्यान रखें।